वाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की जनवरी 2024 की मैगजीन। इसमें गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पोर्शन हमारा रह गया था। इससे पहले के आपके जितने भी गाइस आर्टिकल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नेंस के हों चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के हों, ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कर स्टे ट्यून्ड रहिए और प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करिए और अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि नाउ देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। प्रीलिम्स आपका बिल्कुल अब आपके हेड पर है। बहुत ज़रूरत है कि आप इसको अच्छे से कर लें। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ जीनोसाइड कन्वेंशन के बारे में। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं जीनोसाइड क्या होता है। सबसे पहले तो यही आना चाहिए ना। तो जीनोसाइड एक ऐसा शब्द है जो पॉलिश लॉयर राफेल लैम्किन ने 1944 में कॉइन किया, और इसका सीधा सा मतलब है कि टर्म ज़्यादातर देखने को मिली जब नाजी पॉलिसीज के रिस्पॉन्स में बहुत सिस्टमैटिक मर्डर किए जा रहे थे, होलोकॉस्ट किया जा रहा था। यानी जीनोसाइड सबसे बड़ा क्राइम माना गया और सबसे पहला इंटरनेशनल क्राइम माना गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1946 के अंडर। अब जीनोसाइड में क्या क्या होता है, कैसे ये आया न्यूज़ में, सब बातों पर डिस्कस करते हैं। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते हैं आईसीजे जो है, इसने एक इंटरिम रूलिंग दी है ऑन साउथ अफ्रीका के जीनोसाइड केस पर अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, क्या था ध्यान से समझते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल का केस आईसीजे के पास पहुंचता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ये बोल रहा है कि इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशंस करे हैं गाजा पर, जिसकी वजह से जीनोसाइड कन्वेंशन एक थी वो गाजा की वजह से वायलेट हुई है। समझ आया आरोप क्या लगाया गया। प्रोविजनल मेजर्स के लिए गए बाय आईसीजे ने कहा, आईसीजे ने रूल किया कि इजराइल को सारे वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे जो जीनोसाइडल एक्ट में वहां पर किए हैं उसने। और हाउएवर इट डिड नॉट ऑर्डर सीज फायर बनने करने को बोला नहीं है, ना ही इनमें इसराइल को गिल्टी पाया गया है। बस खाली इसराइल को क्या बोला गया है कि वो सारे ऐसे मेजर्स उठाए जिसमें जेनोसाइडल जो एक्ट गाजा पैलेस्टीन में हुए हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। आई बात समझ में। अब सवाल ये उठता है, आ जाओ उसी शब्द पे जीनोसाइड कन्वेंशन पर आ जाते हैं। अब देखो, जीनोसाइड कन्वेंशन का नाम से ही हमें समझना है कि ऑफिशियली हम इसको कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948 बोलते थे। ठीक है, यहीं से निकल कर आया है ये बेसिकली। तो देखो, जीनोसाइड का मतलब आप जानते ही हो गाइस कि इंटेंशनली आप बहुत मात्रा में लोगों को मारने जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोगों का इन अ होल और इन अ पार्ट। तो इसीलिए कोडिफाई किया गया क्राइम ऑफ जीनोसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली ऐसी ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो अडॉप्ट की गई बाय उंगा। अब समझते हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं जीनोसाइड की। तो जो क्राइम है जीनोसाइड का, इसको आर्टिकल 2 जीनोसाइड कन्वेंशन में लिखा गया है, डिफाइन करा गया है। तो जीनोसाइड का सीधा सा मतलब है ऐसा एक्ट जो कमिट किया गया हो डिस्ट्रॉय करने के लिए नेशनली एंटिटी को, एथनिक को या रेशियल ग्रुप को या किसी रिलीजियस ग्रुप को। अगर हम बड़े पैमाने में या हमारे इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं, किसी को डिस्ट्रॉय करने का कमिटमेंट लेके बैठे हैं, तो जीनोसाइड है। अब जीनोसाइड कन्वेंशन में क्या बात भी कही जा रही है कि ऐसा क्राइम है जीनोसाइड दैट कैन टेक प्लेस बोथ इन टाइम ऑफ वॉर एज वेल एज इन टाइम ऑफ पीस। ये वॉर के समय भी चल सकता है, ये पीस के समय भी चल सकता है। तो यहाँ पर मेंबरशिप है, जीनोसाइड कन्वेंशन रेटिफाई की गई है बाय 153 मेंबर स्टेट्स। इंडिया ने इसको साइन किया 1949 में, रेटिफाई किया गया 1959 में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है स्टेट पार्टीज की। तो स्टेट्स हैव ऑब्लिगेशंस नॉट टू कमिट जीनोसाइड, और मेजर्स उठाए जाएं कि इस क्राइम को खत्म करना है, रेलिवेंट लेजिस्लेशन लाई जाए, पनिशिंग परपिट्रेटर्स को तैयार करा जाए। लेकिन कह रहा है कि क्या इंडिया ने कोई लेजिस्लेशन बनाई है सब्जेक्ट पे, तो नहीं बनाई है। ध्यान रखना, जुरिस्डिक्शन पे बोल रहा है कि आईसीजे ऐसे केसेस को सुनता है। जानते ही हो आप, इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन कन्वेंशन को सुनता है। आईसीजे का काम है ऐसे केसेस को सुनना। अदर की इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ बता रहा है कि जो डेफिनेशन है क्राइम ऑफ जीनोसाइड की या कन्वेंशंस की, ये वाइडली अडॉप्ट की गई है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। कह रहा है रोम स्टैट्यूट हुआ था आईसीसी का, आर्टिकल 6 में वहाँ लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अब जैसे ही इंडियन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आ गया, अब आपके दिमाग में ये दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। कई बार ये डिफरेंस डायरेक्टली ही पूछा गया है मेंस एग्जामिनेशन में कि आईसीजे और आईसीसी का डिफरेंस बताइए। तो आईसीजे कब आया? आईसीजे आया, यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, 1945 में आया। ये रोम स्टैट्यूट से आया था आईसीसी 1998 के अंदर। दोनों के ही हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड में है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का जो लोकेटेड नहीं है न्यूयॉर्क में।
ये इंटरनेशनल कोर्ट है, इन्वेस्टिगेट करता है, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है, किसी ने जीनोसाइड का कुछ केस जिसके ऊपर लगा हो, अग्रेशन वॉर क्राइम का लगा हो। इसका रोल है सेटल करना लीगल डिस्प्यूट्स को। ये 123 कंट्रीज है, इसका पार्ट है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का। इसमें 15 जजेस बैठते हैं। करंटली इंडिया इसमें सर्व कर रहा है एज अ 1 जज। 9 मेंबर्स होते हैं यूएन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसमें 2 भाषाएं चलती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो कंपैरिजन विद आईसीसी, आईसीजे सारे डिस्प्यूट केसेस को सुनता है। अनलाइक आईसीसी, आईसीसी का काम क्या है, इंडिविजुअल क्रिमिनली जो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑफेंसेस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट अपने आर्टिकल पर, दैट इज ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बोला हुआ है एक जगह पर अपना सारी रिपोर्ट्स के बारे में लिख लो। रिपोर्ट्स को कौन पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट में क्या होता है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, वो एक तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करा रहा है, मेंस आंसर राइटिंग में आंसर को अच्छा बनाने के लिए। और जब हम किसी से बातचीत करें, इंटरव्यू में आपको बातचीत ही करनी है जाके गाइस, वहां पर भी आपके पास कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए जहां अपनी बात को सही ढंग से रख पाए। तो ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट में बोला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन कोलैबोरेशन विद मैकेंजी एंड कंपनी इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। तो ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर क्या है? एक तरह का टूल है फॉर लीडर्स, ताकि वो कंटोर्स ऑफ कोऑपरेशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए अलोंग 5 डायमेंशंस। तो 5 पिलर्स हैं यहाँ पर बेसिकली, कि उनका इम्पैक्ट ग्लोबल डेवलपमेंट पे कैसे रहता है, डिपेंडेंस कैसे रहती है नेशन और दूसरी इकोनॉमीज पे, ये सारी बातें। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इट मेजर्स कोऑपरेशन फ्रॉम 2012 से 2022 तक ही करता है। इसमें बिजनेस एंड ग्लोबल स्टेक होल्डर्स की भी बात को समझता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का याद रखना जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1971 में आया। ये सारी रिपोर्टें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, चाहे फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट है, चाहे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो, चाहे फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक हो, ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है। ये कोऑपरेशन को भी हैंडल करता है। मतलब देखो, फेस ग्लोबल चैलेंज, जैसे मान लो कोई ना ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। है ना, 2012 से 22 में, अगर 20 तक अगर आप डेटा निकालो, तो 42 मिलियन 2012 में लोग डिस्प्लेस हुए थे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और 82 मिलियन हो गए वो 2020 के अंदर। पेंडेमिक का आना, अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजीज का बढ़ना, अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज को करा, कहता है जनरेटिव एआई की वजह से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी में कि $2.6 ट्रिलियन से लेके वो $4.4 ट्रिलियन तक बढ़ा सकती है। तो ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना बड़ी इसमें पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है। अब कह रहे हैं 5 पिलर्स हैं ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर्स के, उस पर याद करते हैं। सबसे बड़ी बात है ट्रेड एंड कैपिटल की। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, रेजिलियंस को प्रमोट करना, ग्रीव थ्रू द पैंडेमिक डिसरप्शन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, डेटा का फ्लो, आईपी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पावर करते हैं वो। पेंडेमिक की वजह से ड्रोव वाइड स्प्रेड रिमोट वर्किंग ऑफ वाइट कॉलर वर्कर्स। क्लाइमेट एंड नेचुरल क्लाइमेट की बात कर रहा है, लेवल ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाने की बात हो रही है। फिर हेल्थ एंड वेलनेस की बात है, पीस एंड सिक्योरिटी की बात है। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। कह रहे हैं रिपोर्ट में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं कि हम ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाएं। तो सबसे पहला काम है प्रैक्टिस कोऑपरेशन, या यहाँ पे ना कोऑपरेटिव लिखा होगा, या कॉम्पिटिशन, सॉरी, या कॉम्पिटिशन क्या होता है, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका सारा का सारा ध्यान होना चाहिए कि पहले वो अपने शेयर्ड इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। कंपटीशन के भाव से ना होकर कॉम्पिटिशन चलें, यानी कोऑपरेशन भी हो और उसके साथ साथ कंपटीशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्पिटिशन, जो कि अब आपको एक नई टर्म मिली है। कॉम्पिटिशन का ज़्यादातर मतलब देखा जाता है गाइस, लिख लो कहीं पर भी, कि म्यूचुअली बेनिफिट काइंड ऑफ बिजनेस, यानी कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस कॉम्पिटिटर्स। समझ में आ रहा है? कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, ये बहुत ज़रूरी है करना। ये होता है कॉम्पिटिशन, यानी कि कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट को अच्छा करना है, ग्लोबल कनेक्शन जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के साथ बिजनेस को चलाना है, कोर कॉम्पिटेंसीज पे चलना है, थिंक डाइवर्सिफाइड नॉट डीकपलिंग, यानी कि ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हो सकता है रेजिलियंस ना हो, इंक्लूसिव ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करना है, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इनोवेशन प्रमोट करना है, फाउंडेशनल आर&डी, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज, सब कुछ करना है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, बॉस्टरिंग कॉपरेशन टू अचीव इंटरडिपेंडेंट क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपका फोकस होना चाहिए कि आप पैसेंजर बैटरी ईवी ये सब चीज़ों पर करो,
और कॉस्ट जो आपकी रिड्यूस करने की, जहाँ एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस पे, उस पे काम करो। इंटेंसिफाई करो पैंडेमिक एरा कोऑपरेशन को। तो ग्लोबल हेल्थ के जो नॉर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ड्यूरिंग एंड बिफोर द पैंडेमिक, वो प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। वल्नरेबल पॉपुलेशन को सपोर्ट देना, यानी रिफ्यूजी पॉपुलेशन को कॉन्फ्लिक्ट जोन से मैनेज और माइग्रेट कराना, साइबर कोलैबोरेशन करना, ये सारे के सारे काम हैं। अब इंडिया का इनिशिएटिव क्या कभी ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए रहा है? हाँ, बिल्कुल रहा है। हम बहुत बात करते हैं इंक्लूसिविटी की। इंक्लूसिविटी का मतलब है, देखो अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में मिलाया, उनको बुलाया हमने, G21 बना दिया हमने। 80% ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर। परमानेंट मेंबर बनाया हमने इनको यहाँ पर G20 का। तो क्या ये इंक्लूसिविटी नहीं दिखाता इंडिया की? फिर क्लाइमेट एक्शन, आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। क्लाइमेट एक्शन में हमने बिल्कुल ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट डिक्लेरेशन की है, रोड मैप तैयार करा है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है और इकोसिस्टम है, वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से चलना चाहिए। फिर पैंडेमिक को टैकल करना, यानी कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, इंडिया सप्लाई करे कुछ ऐसी वैक्सीन्स को। फिर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, कि इंडिया जो है ISA को प्रमोट करे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के तहत। तो ये सब गाइस हमने करे हैं प्रोग्राम्स सारे के सारे। सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाना, ये दिखाता है हमारा कोऑपरेशन। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखा है, कोऑपरेशन, ठीक है, जो कोलैबोरेशन बिटवीन दी बिजनेस कॉम्पिटिटर्स। आज इसी वीडियो के तहत हम, क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस आज खत्म करना है, लेट्स कंप्लीट द शॉर्ट्स पार्ट ऑल्सो। शॉर्ट्स पार्ट को भी ऐसा नहीं समझना है कि क्या करेंगे करके, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से यूपीएससी उठाएगा, यू नेवर नो। इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपको कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है, अंगोला ने OPEC से विड्रॉ कर लिया, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक जो इंटरगवर्नमेंटल, मतलब इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, जो किसी ट्रीटी के साथ बनी हो। ये बगदाद कॉन्फ्रेंस की वजह से हुई 1960 में। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला इसका पार्ट है 1960 में। अदर मेंबर्स इसके अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गबॉन, ये सब बने। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज को। इंश्योर ये करना इनका काम होता है कि एफिशिएंट, इकोनॉमिक और रेगुलर पेट्रोलियम की सप्लाई ये कंज्यूमिंग नेशंस को दें। अब हेडक्वार्टर्स इसका वियना में है, ध्यान रखना। OPEC का अगर पूछ ले कि कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। अब OPEC का सिग्निफिकेंस क्या है? तो याद रखो, मोर देन 80% से ज़्यादा वर्ल्ड का टोटल क्रूड ऑयल इनके पास है, यानी कि इनके पास हाइड्रोकार्बन प्लस लिक्विड फेज जो होता है, वो इसके रिजर्व्स हैं। OPEC प्लस में क्या दिखाता है? 40% वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन दिखाता है। OPEC प्लस में कोलेशन है, OPEC एंड 10 अदर मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का, रशिया को भी मिला के। फिर यहाँ ये कह रहा है कि OPEC क्रूड ऑयल प्राइसेस को कैसे रेगुलेट करता है। तो ऑयल प्राइसेस आपको पता है कैसे डिटरमिन होते हैं? दो तरीके से। इकोनॉमी के दो प्रिंसिपल्स, डिमांड एंड सप्लाई से पता चलते हैं। या तो स्पॉट सेल होगा या फ्यूचर सेल होगा। ऑयल स्पॉट प्राइसेस का मतलब होता है कि आपने इमीडिएटली बाइंग और सेलिंग करी है ऑयल की, तुरंत खरीदा तुरंत बेचा। ऑयल स्पॉट प्राइसेस। ऑयल फ्यूचर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक बंदा एग्री करेगा, सेट प्राइस पे सेट डेट पे एक्सचेंज हो जाएगा ऑयल। OPEC ब्रेंट क्रूड का बेंचमार्क क्वालिटी को अपनाता है, और इसमें आपका बेंचमार्क एक और है, WTI, जिसको वेस्ट एक्साइज इंटरमीडिएट कहते हैं। तो याद रखो, अंगोला ने OPEC से हट गया है। OPEC का काम क्या है, OPEC कैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस को रेगुलेट करता है, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में, कि इंडिया ने 4 ईयर टर्म अपने मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी स्टैटिस्टिकल कमीशन में कंप्लीट कर लिए हैं। ये 1946 में आया था, ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का सबसे बड़ा हाईएस्ट बॉडी है। 24 मेंबर्स हैं इसके, ये भी ध्यान रखना है। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की? एक तो देखो, ओवरसी करना चाहिए, कितने भी जो भी काम चल रहा है उसको चेक करना, और इसका फंक्शनल कमीशन की तरह काम करता है। स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स हैं इसके नेशनल और उसके बेसिस पर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के बारे में है। देखो, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है ना, उसने बोला कि इंडिया इसका क्योंकि पार्ट है, तो इंडिया मस्ट एक्सेप्ट द फॉरेन अपोस्टिली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। अभी है क्या? देखो, इस डॉक्यूमेंट में 1961 में आता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंप्लीफाइड तरीके से ये सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट ग्लोबल सर्कुलेशन में कर रहा है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे क्या होता है? सर्टिफिकेशन, आपका बर्थ डेट है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब बनता ही है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है, उसने अपोस्टिल सर्टिफिकेट का इशू उठाया अपना ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसका डॉक्यूमेंट ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेड जो भी आपको, मान लो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, उसको अगर बाहर की कंट्री में जाके दिखाना है तो उसको अलाउ करता है।
नॉन मेंबर्स के लिए अगर कोई कंट्री है तो उसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन लगते हैं डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये हेग अपोस्टल कन्वेंशन है, तो इंडिया को ये बोला जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी इस पर उठाया है विषय कि इंडिया को फॉरेन अपोस्टल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये समझे आप। अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईरान का रिटेलिएशन और इंडिया का इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ईरान जितना उछलेगा इंडिया को भी प्रॉब्लम आ सकती है वेस्ट एशियन कंट्रीज से। कैसे? देखो, ईरान का जो रिटेलिटरी स्ट्राइक आपको पता है, सीरिया, इराक, पाकिस्तान पे करता है ये, आपको पता ही चला होगा, पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट अटैक वगैरह कराए। तो इंडिया का वेस्ट एशिया में क्या इंटरेस्ट है? देखो, सबसे बड़ी बात पैसे का, और नेबरिंग आपको पता ही है, डायस्पोरा भी बैठा हुआ है हमारा, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आप जानते ही हो। तो इंडिया का सबसे बड़ा, हमने कहा कि वेस्ट एशिया हमारा ना एक्सटेंडेड नेबरहुड है, लुक वेस्ट पॉलिसी है हमारी, हम कैसे छोड़ दें? हमें पीस एंड स्टेबिलिटी वहाँ चाहिए ही चाहिए, एक्सटेंडेड नेबरहुड को आप कैसे छोड़ दोगे? डायस्पोरा की बात है, 30% ऑफ टोटल एक्सपेट्राइड वर्कर्स हैं हमारे। रेमिटेंसेस की बात है कि 18% टोटल जो रेमिटेंसेस है कम ओनली फ्रॉम यूएई, 5.1% आपका सऊदी अरेबिया से आ जाता है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, अगर नहीं करेंगे तो कनेक्टिविटी छूट जाएगी। छावर पोर्ट का क्या करें? वो भी तो बन रहा है, वहां से कार्गो लाएंगे हम यूरोप से, वो भी तो है हमारा। फिर इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपना, वो हमने करा ही इसीलिए, और इंडिया टू यूरोप जाने का वेस्ट एशिया ही रास्ता होगा उसके लिए। फिर कैस्पियन सी, गल्फ सी, ये सारा कनेक्ट इंडियन ओशन से। तो मतलब हम इस तरह से घिरे हुए हैं, हमारी लोकेशन ऐसी है कि वी हैव टू मेंटेन द रिलेशंस। एनर्जी सिक्योरिटी में तो आप बात ही मत करो, 80% इंडिया का ऑयल जो है, 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज से। इराक, सऊदी अरेबिया हमारे बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, मेजर ऑयल सप्लायर हैं। कतर हमारा सिग्निफिकेंट सप्लायर है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस का। तो आप सोचो हमारे लिए वेस्ट एशियन लोकेशंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट एशियन लोकेशन के लिए कह रहे हैं कि ईरानियन मिसाइल बैरेज टारगेट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक सेलीज, स्पाई एचक्यू ऑफ इजराइल, मोसाद इन एरबिल, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यूएई का इंडिया सिपा काउंसिल, यूआईसीसी लॉन्च हुआ इंडिया यूएई बिजनेस समिट में। यूआईसीसी ने इनकरेज करा क्लोज पार्टनरशिप को कि भाई हमारे साथ लेके इंडिया की बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करेंगे, और ना हम स्टार्टअप, वुमेन एंटरप्रेन्योर, इन सबको प्रमोट करेंगे। तो 2022 में ये आया फोर्स में। तो पहला हमारा फर्स्ट वर्ल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इंडिया के साथ साइन हुआ था। तो इसमें ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का, रूल ऑफ ओरिजिन, सब कुछ करा गया, सारे के सारे बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज करने की बिल्कुल इसमें कोशिश की गई। ठीक है, सिपा काउंसिल। तो सिपा का होने का देखो फायदा ये होता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कराएगा ये, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को बहुत थ्रस्ट मिल जाएगा जिससे। फिर आपका अल्टीमेटली बायलैटरल मर्केंटाइज का मतलब होता है गुड्स का ट्रेड भी तो बढ़ रहा है, मर्केंटाइज का सीधा मतलब है गुड्स का ट्रेड। आपको स्पेशल सेफगार्ड प्रोटेक्शन मिल रहा है, टैरिफ कंसेशन मिल रहा है, टैक्स का कंसेशन मिल रहा है। और यूएई आपका गेटवे है वेस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीका के लिए फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो आप सोचो यूएई के साथ अगर हमारा मंदिर भी, हमने भी, पता ही है आपने, मोदी जी गए थे अभी इनॉग्रेशन के लिए वहां पर। तो यूएई भी कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना यूएई इज अ गेटवे एंड कैन एक्ट एज अ गेटवे टू वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड द अफ्रीकन फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। प्लीज माइंड दिस लाइन, ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। उसके बाद इंडिया यूएई का रिलेशनशिप की बात करो तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, 22-23 में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हमारा। दोनों ही कंट्रीज का बहुत ध्यान रहता है मिलिट्री कोऑपरेशन, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए करना। इसीलिए हम इंडिया और यूएई के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? डेजर्ट ईगल। फिर यहाँ पर बात करेगा हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में एचपीआई ने रिलीज किया बाय हेनले पार्टनर्स, ग्लोबल लीडर थे रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग के। ये डिफरेंट पासपोर्ट्स को रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। तो 227 डेस्टिनेशंस है, 199 पासपोर्ट्स हैं। तो इसमें इंडिया ने 80th रैंक हासिल करी इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, स्पेन, जापान है, सिंगापुर है, सारे के संबर नंबर 1 पर आए, नंबर 1 इनको स्पॉट करा गया है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को याद रखना, हेनली एंड पार्टनर्स इसको रिलीज करते हैं डिफरेंट पासपोर्ट्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। 227 डेस्टिनेशन हैं, 199 पासपोर्ट्स हैं। इंडिया का 80th रैंक है इसमें, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में यहाँ पे मिलता है। तो ये आपको गाइस ऐसे कंप्लीट करना है। आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट इकोनॉमी सेक्शन, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। जो भी आपके आसपास बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्री कोचिंग, यूट्यूब आपका पीएम पाठशाला एक ऐसा माध्यम है जो आपको डिटेल में स्टडी करा देगा, जिससे आपको और कहीं जाने की या कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। इतना अच्छा करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।